उन्होंने डीएम किया है यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल से, एंड ही इज द गोल्ड मेडलिस्ट इन नेफ्रोलॉजिस्ट इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और ही इज अटैच्ड टू जसलोक हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल, एचएन हॉस्पिटल, and he is one of the busiest nephrology practitioner over here in the South Mumbai, and he is also nephrologist to Governor of Maharashtra. So I will ask him to describe something about the transplant and dialysis, which is the obviously everybody tries to prevent it, लेकिन अगर हो गया तो फिर कैसे हम हल कर सकते हैं, उसके बारे में डॉक्टर रुचि देशपांडे बताएं. गुड इवनिंग. अभी तक हमने सुना सब डॉक्टरों से कि किडनी का बीमारी बढ़ते जा रहा है. जो 50 साल पहले कभी कभार सुना जाता था, अभी रोज़ाना का बात हो चुका है. और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये 2 कॉमन चीज़ें हैं जिसमें किडनी को तकलीफ़ होती है. अगर ये सारा प्रिकॉशन हम नहीं करें और हमारा गुर्दा, किडनी फेल हो जाए, तब क्या करना है. देखिए, कोई भी वाइटल ऑर्गन, वाइटल माने ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी, कोई भी अगर वाइटल ऑर्गन फेल होता है तो इंसान का मौत होता है. लेकिन आज ये साइंस का कमाल है कि किडनी जैसा वाइटल ऑर्गन फेल होने के बाद ट्रीटमेंट से 15-20 साल का लाइफ, हालांकि उसमें पैसे का खर्चा है, लेकिन जो खर्चा कर सकता है और जहां उसको मदद मिल सकती है, वहां ये ट्रीटमेंट करके उसको अच्छी तरह से ज़िंदा रखा जा सकता है. तो आज मैं बात करने वाला हूँ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में. किडनी क्या काम करता है? खून सफ़ा करता है और कुछ हार्मोन्स बनाता है, कुछ गंदा इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड वगैरह सफ़ा करता है खून अपना. किडनी का 2 किस्म का बीमारी है. एक है टेम्पररी माने एक्यूट, जो ठीक हो सकता है. हमेशा मलेरिया का पेशेंट का डायलिसिस किया, पहला सवाल, एक किडनी फेल हुआ कि 2? दोनों फेल हुए सिवा डायलिसिस नहीं लगता. एक किडनी फेल हुआ तो आदमी नॉर्मल चलता है. एक गुर्दा किसी फैमिली को डोनेट करो, कुछ नुकसान होता है हमको? नहीं होता है. इसलिए जब 2 गुर्दा फेल होता है तभी डॉक्टर डायलिसिस बोलता है. एक्यूट और क्रॉनिक माने एक जो ठीक हो सके, एक जो ठीक नहीं होता है. जो ठीक होता है उसमें डायलिसिस कम टाइम, थोड़े टाइम के लिए लगता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है. एक जिसमें किडनी ठीक नहीं हो सकता, वहाँ डायलिसिस हमेशा का है, माने क्रॉनिक. ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्यूट में कोई बोलता है मैं तुम्हारा डायलिसिस छोड़ के बताता हूँ, कोई जादू नहीं कर रहा है, ये तो वैसे भी ठीक होने वाला था. जब डॉक्टर लेले साहब मेरे साथ गाड़ी में आ रहे थे, वो बोल रहे थे डॉक्टर साहब ये पेपर में क्या आता है कि हम आपका डायलिसिस बंद कर देंगे, कोई दवाई दे के आपका डायलिसिस छुड़ाएंगे. डॉक्टर साहब ने उनको लेटर लिखा कई बार कि आपका कुछ डेटा बताओ कि आप डायलिसिस कैसे छुड़ाते हो लोगों का. कोई आंसर नहीं आया. क्या आंसर देगा? रहेगा तो देगा, जब ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से करेगा. बट ये आपको बताना ज़रूरी है कि जिनको नॉलेज नहीं है मेडिसिन का, वो ये सब चीज़ों के लिए शिकार होते हैं उसका. जब गुर्दा ये फंक्शन आता है, जब किडनी का पावर 15% के नीचे जाता है, तभी उसको डायलिसिस का सपोर्ट लगता है. डायलिसिस जिस तरह से हम पढ़ते थे कि डायलिसिस आपका वॉशिंग मशीन जैसा है, आपका किडनी सफ़ा नहीं करता है खून, आपका वॉशिंग मशीन वो काम कर रहा है, शरीर में से एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा गंदगी सफ़ा कर रहा है. ये हो गया आपका डायलिसिस. कब करोगे डायलिसिस? डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, जब आपका पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया, या कोई बेहोशी का हालत आ गया, या खून का कोई टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब आ गया. जब अभी किडनी फेल हो गया, पूरा कंफर्म कर लिया नहीं ठीक हो सकता है, तभी 3 किस्म का ट्रीटमेंट अवेलेबल है. एक है नया गुर्दा डालना यानी कि ट्रांसप्लांट, एक है डायलिसिस करना, वो 2 किस्म का है. एक है खून का डायलिसिस और एक है पेट के ज़रिए डायलिसिस. कुछ लोगों ने सुना है पेट के ज़रिए डायलिसिस का? यस, ओके. कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है. 1924 में पहली बार हुआ था, आज से 90 साल पहले, तो उतना नया भी नहीं है, टाइम के साथ चालू है. उसमें काफ़ी एडवांसेस होते गए. पहले ऐसे बड़े बड़े टाकी लगती थी डायलिसिस करने को, अभी आपके बेडरूम में बैठ सकता है 2 बाई 2 फीट की जगह में मशीन. ये करते हैं आजकल के डायलिसिस पेशेंट्स, पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं होता. जब इस पे रहते हैं तो अच्छा सा लाइफ आगे चलता है उनका, इसलिए करते हैं.
डायलिसिस की प्रक्रिया क्या है? एक जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, अपना अंडा जब छीलते हैं ना तो उसमें जैसा थिन लेयर निकलता है, वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक तरफ खून है, एक तरफ दवाई है, उनमें मिक्सिंग होती है। खून में से गंदा चीज़ दवाई में चला जाता है, दवाई में से अच्छा चीज़ खून में आ जाता है। ये है डायलिसिस, सिंपल। दूसरा तरीका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माने ज़्यादा पानी निकालना। किडनी पानी नहीं निकाल रहा है तो मशीन में प्रेशर लगा के एक्स्ट्रा पानी और गंदगी सफा करना। किस तरह डायलिसिस किया जाता है? तैयारी नहीं है पुरानी तो गले में ट्यूब डाल के, पहले से तैयारी करके रखा तो हाथ में नस बनाओगे, फिस्चुला। फिस्चुला में कोई बाहर का मशीन नहीं लगाया जाता, अपना ही नस जोड़ा जाता है तैयारी करने के लिए कि जब डायलिसिस करना पड़े हम कर सके। ग्राफ्ट माने कि कुछ आर्टिफिशियल कनेक्शन देना। पेट का डायलिसिस, ये क्या है? सुना था पहले? ये डायलिसिस ही है, उतना ही अच्छा है जितना खून का है। एडवांटेज, घर में कर सकते हो, डॉक्टर नहीं लगता, नर्स नहीं लगती है, आप सीखते हो, आप करते हो। किस तरह किया जाता है? एक दवाई है, ये पेट का में छोड़ा जाएगा, 4 घंटा 6 घंटे बाद आपको इसको सफा निकाल देना है, फिर नया दवाई डालना है, दिन भर चालू रहता है। कौन सा डायलिसिस अच्छा है? दोनों अच्छा है। ये डायलिसिस ज़्यादा फिजियोलॉजिकल है, 24 घंटा काम करता है, जिस तरह से आपका गुर्दा करता है, राइट? सेम प्रिंसिपल्स। एडवांटेज क्या है कि जहाँ खून का नस नहीं मिलता, डायबिटिक पेशेंट का, या फिर जिनका हार्ट थोड़ा कमज़ोर है, ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव सहन नहीं करता, उनमें ये डायलिसिस ज़्यादा हम रिकमेंड करते हैं। सबको क्यों नहीं बोलते ये करो? एक, इसका खर्चा ज़्यादा है, तो अपने कंट्री में खर्चे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिनको पॉसिबल है उनको बोलते हैं करो, नहीं तो उनको बोलते हैं ज़रूरी है तभी करो। दूसरा है इन्फेक्शन, जो काफ़ी क्लीनलीनेस इसमें रखना पड़ता है। बहुत अच्छा तरीका है डायलिसिस करने का ये भी। इसमें भी 2 किस्म है, एक है हाथ से करना जिसका महीने का खर्चा औसतन 18 से 20 हज़ार आता है। दूसरा है मशीन से करना, जहाँ ये हाथ वाला है, जहाँ पे ये बैग, 2 किस्म का बैग होता है और ये पेट के ट्यूब रहता है पेशेंट के हमेशा। ये ट्यूब के साथ पेशेंट नहा सकता है, स्विमिंग भी कर सकता है। ये मशीन वाला डायलिसिस है, इसका खर्चा औसतन 35 से 40 हज़ार रुपया महीना जाता है। खून का डायलिसिस का खर्चा आजकल 15-20 हज़ार रुपये के ऊपर जाता है महीने का। जस्ट नंबर्स अपने को मालूम रहना चाहिए। लास्ट पार्ट ऑफ द टॉक, ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दा चेंज करना। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ डायलिसिस, जब इंग्लैंड जैसा कंट्री बर्बाद हो सकता है डायलिसिस प्रोवाइड करके, वो कंट्री जिसके पास बाकी इतने कंट्रीज का धन जमा किया था सालों से, उनको तकलीफ है आज डायलिसिस करने में, तो हमको तो कितना होगा। तो हमारे लिए ट्रांसप्लांट बेटर है। किसी का किडनी चेंज कर दो, कम से कम कमाता रहेगा, अपना डायलिसिस का खर्चा दवाई का खर्चा तो निकाल लेगा। अगेन नया टेक्निक नहीं है, 1954 से चल रहा है। ओके इसमें कुछ बातें हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहला, पेशेंट, किस पेशेंट को गुर्दा चेंज का ऑप्शन दिया जाए? वैसे तो किसी का भी किया जा सकता है जिसका डायलिसिस परमानेंट है, लेकिन अगर उसको कैंसर है, उसको एक्टिव इन्फेक्शन है, HIV है, तो शायद उनका नहीं करना बेहतर है। मेरा एक रूल है, कोई गुर्दा चेंज करने आया तो मैं देखता हूँ ये कम से कम 5 साल तो जिंदा रहेगा ना, आइडियली 10 साल। उसके पहले अगर ये कोई बीमारी से जाने वाला है तो मैं क्यों किसी का गुर्दा निकाल के इसको लगाऊं? इसको जीने दो डायलिसिस पे। ये हुआ पेशेंट सिलेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, डोनर सिलेक्शन। डोनर कहाँ से आएंगे? डॉक्टर साहब आपके पास कोई डोनर है? कोई झाड़ पे लगा है किडनी? कहाँ से लाके दूं? आप में से कोई घर वाला देगा तभी लगा पाऊंगा। 2 ही किस्म का डोनर होता है, या तो लिविंग डोनर जो आपके फैमिली से दे, या तो कैडावरिक डोनर। वेटिंग लिस्ट है 6 से 7 साल का। इतना साल डायलिसिस करो तो नंबर लगेगा ट्रांसप्लांट के लिए। कौन डोनर हो सकता है? आज के कंट्री में अपने जो लॉ है उसके हिसाब से 2 किस्म का कमिटी होता है। एक है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, माने इमीडिएट फैमिली। क्या है इमीडिएट फैमिली? माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चा, ये है इमीडिएट फैमिली। इनमें से कोई किडनी देवे तो हॉस्पिटल ही परमिशन दे दे, वहीं के वहीं परमिशन, वहीं के वहीं ट्रांसप्लांट। अगर आप बोलो मेरा मामा देता है, मेरी मासी देती है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आजकल लोग धोखा भी बड़ा आराम से दे देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, परमिशन स्टेट गवर्नमेंट देगा। वो जांचेगा कि ये सगा मामा मामा है कि बना के बुलाया है मामा,
तो वो परमिशन देगा, फिर आप ट्रांसप्लांट करो। ये हुआ सेकेंड डिग्री रिलेटिव। और अनरिलेटेड तो आप कर ही नहीं पाते अपने देश में, छोड़ ही दो उसको। डोनर का मेडिकल क्या? एक बात हमने सीखा है कि पेशेंट का जो हुआ वो तो भगवान ने उसको दिया, उसके तकदीर से हुआ, लेकिन जो डोनर है उसको डॉक्टर बीमार नहीं बनाएगा। डोनर का इतना टेस्ट होगा कि हम यकीन कर लेंगे खुद के लिए कि उसको कल चल के गुर्दे की कोई बीमारी नहीं हो। जब हमको यकीन है तभी हम उसका ट्रांसप्लांट करेंगे। तो कोई डोनर जो मेरे पास आता है, कभी डरो मत किडनी देने को। अगर मैंने बोला फिट है, मतलब मैंने सब टेस्ट करके चेक किया है कि उसको कल चल के खुद को कोई तकलीफ नहीं होगा। ओके, तो डोनर का डर नहीं रहना चाहिए दिमाग में, हमने गुर्दा दिया हम कमजोर बन जाएंगे, नहीं बनोगे। 18 साल से ऊपर कोई भी जिसका गुर्दा अच्छा है दोनों, और जिसको कोई किस्म का इन्फेक्शन या डायबिटीज ब्लड प्रेशर नहीं है, वो डोनेट कर सकता है। ये अभी ज़रूरत के हिसाब से है कि अभी डोनर्स इतने आते नहीं हैं, सबके घर छोटे हो गए हैं, फैमिलीज छोटे छोटे हो गए हैं, डोनर्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? फिर कैडेवरिक डोनर्स, माने कि जो अभी ब्रेन डेड है, जो अभी मरने वाला है, वो कोई नेक काम करके जाने की इसमें वो बोलते हैं हमारा किडनी डोनेट कर दो कि ज़रूरतमंद को। और हमको यहाँ पे कम से कम आज ये लेक्चर के बाद इतना समझ जाना चाहिए कि गुर्दा अपने साथ ना दफनाना है ना जलाना है, किसी को दे के जाना है ताकि उसका जिंदगी कुछ सही बन सके ये किडनी की बीमारी से। कैडेवरिक डोनर्स की ज़रूरत है अपने देश को, अपने पेशेंट्स को। टिश्यू टाइपिंग ज़्यादा पता नहीं होता लोगों को, लेकिन सब पूछते हैं किडनी मैच तो हो जाएगी ना? क्या किस किस्म का मैचिंग करते हैं? 2 किस्म का, एक है ब्लड जमना चाहिए, ब्लड ग्रुप, और दूसरा है टिश्यू। टिश्यू मैचिंग हालांकि जब मैच होता है तो बढ़िया है, बट मैचिंग आजकल जब एक ही डोनर अवेलेबल है तो क्या मैच करें? तो हम क्रॉस मैच करते हैं। क्रॉस मैच सही, सब सही, करो ट्रांसप्लांट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल जाता है अच्छे से। जितना मैच ज़्यादा HLA का अच्छा, उतना लंबा चलेगा किडनी आपका। पुराना किडनी का क्या होगा? ज़्यादातर कुछ नहीं होगा, वैसे ही अंदर रखा जाएगा, वो छोटा बन चुका है, काम नहीं कर रहा है, पड़ा रहेगा। नए किडनी को कोई नुकसान नहीं करेगा। उसमें अगर इन्फेक्शन है, कुछ कीड़ा लगा है उसको, तभी निकालेंगे उसको। नया किडनी रख देंगे अंदर, पेशाब की थैली से जोड़ देंगे, काम करते रहेगा। भगवान ने, अल्लाह ने अपने को इस तरह नहीं बनाया कि अपन अपना गुर्दा एक दूसरे के साथ शेयर करें। जब कोई पराया किडनी अपने शरीर में, हालांकि अपने फैमिली वाले का है, अपने शरीर में आता है तो अपना शरीर बोलता है नहीं ये मेरा भाग नहीं है, इसको निकाल दो, डिस्ट्रॉय करो। हालांकि अपनी ज़रूरत है, फिर भी वो नहीं समझता। तो उसको समझाने के लिए कुछ दवाई लेना पड़ता है, जो ज़िंदगी भर लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेशन। ये भी टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है। जैसा टाइम गया वैसे नई नई दवाई आती गई, कम साइड इफ़ेक्ट वाली, अच्छे इफ़ेक्ट वाली, खर्चा भी बढ़ते गया। आज मुमकिन है ये दवाई ज़िंदगी भर लेना है, नो मिसअंडरस्टैंडिंग। आज मुमकिन है कि आज हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो 98% सर्वाइवल का बोलते हैं, माने कि 100 में से 98% रिजल्ट अच्छा आएगा। इवन एट 10 ईयर फॉलोअप 60% ऑफ हमारे पेशेंट्स की किडनी अच्छी से चल रही हैं, जो वर्ल्ड क्लास है। खर्चा कितना होता है? आज अगर हम जनरल वार्ड में कहीं सैफी अस्पताल में, जसलोक में ये ट्रांसप्लांट करें तो लगभग खर्चा 3.5 लाख तक होता है ट्रांसप्लांट एक्चुअल प्रोसेस का। डोनर का टेस्टिंग का 40,000 अलग जोड़ दो, आगे का खर्चा महीने का 10 से 15,000 रुपया हमेशा लगेगा दवाई के लिए। कैडेवर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत तो बहुत है। ये एक पेशेंट था जिसका हमने ट्रांसप्लांट किया था, 76 ईयर ओल्ड मदर थी जिसने बच्ची को किडनी दिया। तब पहली बार हमको बोला गया कि ये, जब मैं कनाडा से जब जस्ट वापस आया था 1-2 साल मतलब 2008-7 का वगैरह बात होगा, ये 6 का, हमको बोला गया कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो एक्ट बना है, अभी हमारे वकील साहब बताएंगे, वो एक्ट में ह्यूमन ऑर्गन अप टू 75, 18 to 75। तो हमने बोला 76 ने क्या जुर्म कर दिया जो वो नहीं दे सकता है? तो हमने 76 ईयर ओल्ड का किडनी लगाया। एक हमारा विश्वास है कि बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिक एज सेम नहीं होता। आज हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं 90 ईयर्स, 83 ईयर्स, ऐसे बाकी है कि 83-90 ईयर्स के आपके पहचान के? तो इट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीबडी। हर आदमी का उम्र सेम नहीं है अंदर से। उसका चेकिंग करके अगर वो फिट है तो उसका किडनी
जाया करने में कोई मतलब नहीं। हमने ये ट्रांसप्लांट किया, आज ये बात को 7-8 साल हो गया। आज ये लेडी ने पिछले साल ठाना किडनी फाउंडेशन का सेटअप किया और मैंने इसका इनॉग्रेशन किया था। अभी ये नए नए तरीके हैं जहां हम किडनी का डोनर स्वैपिंग करते हैं अक्रॉस द ब्लड ग्रुप, जहां खून का ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है उसका भी ट्रांसप्लांट करते हैं। ये नया नया ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाइड ट्रीटमेंट्स हैं जो सक्सेसफुली होते हैं। फ्यूचर क्या होगा? एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में फर्स्ट पेज पे आर्टिकल आया कि स्टेम सेल के हिसाब से जो किडनी फेल है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं गया डायलिसिस यूनिट का राउंड लेने, तो एक यंग पेशेंट था, मुझे देख के हंस रहा था। मैं बोला क्यों हंस रहे हो आज, क्या बात है? तो बोले नहीं डॉक्टर साहब आपके फ्यूचर का सोच रहा हूँ। बोले अब सबका किडनी ठीक हो जाओगे तो आप क्या करोगे? मैं बोला मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा आपका किडनी ठीक हो, मैं ब्लड प्रेशर चेक कर लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे होप है कि स्टेम सेल कुछ आएंगे कुछ ऐसे बीमारियों में जो आज जिनका इलाज नहीं है। ये डायलिसिस ट्रांसप्लांट परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ये आज अवेलेबल बेस्ट ट्रीटमेंट है। कल चल के इससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट आएगा, इस होप पे मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ आपके अटेंशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं और हमारे छोटे बच्चों में जो किडनी का बीमारी है उसके बारे में वो हमको थोड़ा बताने वाले हैं। डॉक्टर सोलकर साहब सायन हॉस्पिटल से ग्रेजुएट हैं और आज हमारे साथ सैफी अस्पताल में छोटे बच्चों के किडनी के डॉक्टर हैं। जनरली ये बात करेक्ट है, बट वही चीज़ मैंने बोला ना, हर आदमी सेम नहीं है। बिना फंक्शन टेस्ट किए हर एक को सेम कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता। हर एक आदमी अलग है। कहाँ से स्टार्ट किया और आज कहाँ हो इसमें बहुत अंतर है। कितना पावर था जब शुरू किया। Which one is it, Solkar? Assalamu alaikum everybody. Dear friends, good evening to all of you. I'm going to talk on a few topics related to the urinary tract system in children. Urological problems are not rare in children. इसका मतलब है कि किडनी की बीमारियां बच्चों में रेयर नहीं है, कॉमन है। इस बारे में मैं आपसे मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा उर्दू में बात करने की। गलतियां हो तो माफ कीजिए प्लीज। अब यूरिनरी ट्रैक्ट आप सब लोग ने देखा है, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसका ब्लड सप्लाई है। मैं इसको डिवाइड जो कर रहा हूं वो 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं। एक है रीनल जो है किडनी, गुर्दा। दूसरा है वेजाइको यूरेटरिक, ये है कि जो यूरेटर आता है वो पार्ट और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पार्ट। और तीसरा जो है जेनेटो यूरेथ्रल, जो ब्लैडर है वहां से आगे तक और जो हमारा शर्मगा की जगह है वो उसके बारे में। अभी पहला जो है रीनल पार्ट। रीनल में हम डिफाइन करेंगे, इसमें थोड़े बीमारियां ऐसे हैं जो किडनीज पे असर होती है बच्चों में, जो देखा गया है। उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एजीएन माने अक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो पेशाब में इन्फेक्शन यूटीआई जो हम बोलते हैं, ये बच्चों में भी बहुत कॉमन है। कैलकोलाई माने पथरी की बीमारी, और इस पथरी की बीमारी से जो हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले दूसरा जो वेजाइको यूरेट्रिक है उसमें यूटीआई हाइड्रोनेफ्रोसिस है, वेजाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स जिसको हम वीयूआर कहते हैं, और कैलकुलाई। और तीसरा जो है जेनेटो यूरेथ्रल, इसमें मैं बात करूंगा नॉक्टर्नल एन्यूरिज्म। ये जो टॉपिक्स पे इस पे थोड़ा आपको बाद में डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके वजह से बच्चे की बॉडी जो है वो सूज जाती है, और इसका मेन जो प्रॉब्लम रहता है कि इसके अंदर पेशाब के अंदर बहुत सारा प्रोटीन्स का लॉस होता है, और इसके वजह से बच्चे के शरीर में बॉडी में सूजन आती है। ये सूजन जो है ये आप देखेंगे, ये एक बच्चा कैसा है, ये ऐसा बच्चा दिखता है जो अचानक आप देखेंगे थोड़े दिनों में कि बच्चा अच्छा खासा है, खेलता कूदता है, मगर उसके बदन में सूजन आ रही है। वो ग्रेजुअली सूजते रहता है,
उसके पैरों में भी आप देखेंगे तो उसके पैरों में भी सूजन है। मैं ये नहीं बता रहा था हर बच्चा जो सूजा हुआ दिखे आपको वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मगर अगर एक अच्छा हंसता खेलता बच्चा आपको दिखे और ऐसा सूजा हुआ लगे तो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसके बारे में सोचना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जैसे क्या होता है, ये बच्चों में इनके जो कॉजेज है, ये बहुत सारे कॉजेज है। इसमें इन्फेक्शन रहता है, मैलिग्नेंसीज है, मल्टी सिस्टम डिजीज, हिमेटोलॉजी माने खून के वजह से भी हो सकता है, खून के भी ड्रग्स, जैसा बहुत सारे डॉक्टर्स ने आपके सामने आप बताया है कि ड्रग्स ज्यादा लेना नहीं चाहिए, एलर्जीज है, टॉक्सिन्स है। ये जनरली 2 साल से 6 साल के बच्चों में देखा जाता है। मेल्स में, लड़कों में लड़कियों के बनिस्बत ज्यादा नजर आता है ये चीज। और जनरली ये जो है, इसके पहले अगर आप बच्चे की हिस्ट्री लो तो आपको एक रेस्पिरेटरी ट्रैक माने खांसी, सर्दी, बुखार या पेशाब में इन्फेक्शन, इसकी आपको एक हिस्ट्री मिलेंगी। हाँ, 15-20 दिन पहले ये बच्चे को बहुत खांसी बुखार थी और अभी अचानक ये सूज गया है, या 15-20 दिन पहले ये बच्चे को बुखार था, पेशाब में तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर को हमने दिखाए थे, दवाइयां लिया, उसके बाद ऐसा हुआ है। तो ये हिस्ट्री आपको जनरली मिलेगी। जैसा मैंने बताया, बच्चा सीरियस दिखता नहीं है और पूरा बदन सूजा हुआ रहता है। इसमें जो भी टेस्ट करने के वो करना पड़ता है, ये टेस्ट करके फिर उसके आगे उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जनरली इसका ट्रीटमेंट स्टीरॉइड से होता है। स्टीरॉइड्स एक किस्म की दवाई है। ये स्टीरॉइड्स, मोस्ट ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स दे रिस्पॉन्ड टू स्टीरॉइड्स, माने स्टीरॉइड एक दवाई है, बहुत स्ट्रांग दवाई रहती है, मगर इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी इस निस्बत किडनी की एक इंफेक्शन रहती है जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। इस कंडीशन में पेशाब लाल कलर की या पेशाब में खून देखा जाता है, पेशाब कम हो जाती है, इसमें भी बच्चों में सूजन आ सकती है, इसमें प्रोटीन्स का लॉस होता है। और इसमें भी आप अगर हिस्ट्री लेंगे तो इसमें भी आपको खांसी, सर्दी, बुखार या ऐसा बदन में फोड़ियां, ये वो सब चीज का एक हिस्ट्री मिलेगा कि 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले ऐसा हुआ था। मगर ये बच्चे जनरली जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फर्क ये ज्यादा रहेगा कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले बच्चे जरा बीमार दिखेंगे आपको और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे बीमार नहीं दिखेंगे। इट इज कॉज्ड बाय जो भी उसका जरासीम है वो ये है। इसका ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी उसका प्रॉब्लम है उसका ट्रीट करना है और वो अच्छा हो जाता है। इफ इट इज स्ट्रेप्टोकोकाई देन यू हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स। ये एक बहुत कॉमन चीज है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब का यूटीआई हम बोलते हैं। बच्चों में यूटीआई कॉमन है, लड़कियों में ज्यादा कॉमन है बनिस्बत लड़कों के। अगर लड़कों में 2 साल के नीचे कोई लड़के को अगर यूटीआई हुआ, यूटीआई का मतलब है पेशाब में इंफेक्शन, जो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट, जो डॉक्टर हमारे सीनियर डॉक्टर लेले और डॉक्टर ओपी कबरू बता रहे थे कि सबसे सिंपल जो टेस्ट है वो पेशाब का टेस्ट होना है। उसमें अगर पस सेल्स एक रहते हैं, पस सेल्स ये 5 से 10 इससे ज्यादा रहे तो इसका मतलब है कि यूटीआई है। लड़कियों में वो कॉमन है, वो आपको मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा, मगर अगर लड़के में आपको मिला, इट इज कॉमन इन चाइल्डहुड, जनरली सीन इन फीमेल। अगर लड़कों में कॉमन हुआ 2 साल के नीचे तो ये चीज को लाइटली लेना नहीं चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि लड़कों में, खासकर खतना किए हुए लड़कों में और मर्दों में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होना नहीं चाहिए। अभी उसके प्रॉब्लम है, पेशाब के इंफेक्शन में बीमार, बुखार आ सकती है, ठंडी लग के बुखार आती है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब का कलर ये होता है, ड्रिबलिंग होती है, बच्चा थोड़ा थोड़ा पेशाब बार बार करता है, ये सब उसके सिम्टम्स है। लड़कियों में इसलिए है कि उनके ब्लैडर से लेके जो पेशाब बाहर निकलती है, वो जो एरिया रहता है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, तो लड़कियों में यूरेथ्रा बहुत शॉर्ट रहता है बनिस्बत लड़कों के, इसलिए उन लोग को इन्फेक्शन आना, इन्फेक्शन चढ़ना ये ज्यादा चांसेस होता है। इसके वजह से लड़कियों में ये कॉमन है। अभी पथरी की बीमारी आपने सुने रहेंगे, पथरियां किडनी में हो सकती है, यूरेटर में हो सकती है, ब्लैडर में हो सकती है, इससे भी बहुत तकलीफ होती है। जनरली ये फोटो वाइज देखने जाओ तो पीछे फ्लैंक्स जिसको हम बोलते हैं, पीछे की तरफ एकदम एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। पथरी की बीमारी जिसने एक्सपीरियंस किया है, आप लोग में से किसी ने अगर किया रहेगा तो सही में बहुत
बहुत ही दर्द दर्द बहुत शदीद दर्द होता है पथरी की बीमारी का, और माने ऐसा लगता है कि बस जान ही चली जा रही है, इतना शदीद दर्द होता है पथरी की बीमारी का। तो वहां पेन फ्लैंक्स में होता है। अभी ये पथरी होने की वजह से क्या होता है कि पेशाब का आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, पेशाब निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए बैकफ्लो हो जाता है। माने रास्ता नहीं मिलने की वजह से प्रेशर बढ़ता है, ये प्रेशर पीछे जाने से गुर्दों पे प्रेशर आता है, गुर्दों पे प्रेशर आने से गुर्दे खराब हो जाते। तो अगर कभी भी ऐसी पथरी की बीमारी रही तो उसको जल्द से जल्द ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर बैक प्रेशर आ जाए तो गुर्दे खराब होने के चांसेस है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। हाइड्रो माने पानी, नेफ्रोसिस माने किडनी, गुर्दा, गुर्दे में किडनी, इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। इसके स्टेजेस होते हैं, इसके जनरली 4 स्टेजेस होते हैं। तो जो पहला और दूसरा स्टेज रहता है, इसमें पूरी तरह से किडनी को तकलीफ या किडनी डैमेज नहीं होती है, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जाए तो वो किडनी वापस नॉर्मल होती है। मगर जनरली जो स्टेज 3 या स्टेज 4 आप देख रहे हो, इसमें किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो इसके लिए इसको जल्द से जल्द ट्रीट करना चाहिए। अभी बच्चों में एक बहुत मेन प्रॉब्लम जो देखा गया है वो बेड वेटिंग है। बेड वेटिंग, जब बच्चा पेशाब करता है रात को तो माँ बाप तो बहुत ही टेंशन में ये हो जाते हैं, फिक्र करते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है मगर पेशाब करता ही रहे, कुछ दवाइयाँ दे दो, ऐसा करो, सो बेड वेटिंग इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और इसके वजह से फिर माँ बाप कभी बच्चे को गुस्सा करते, चिल्लाते हैं।